चलिए दोस्तों, अभी यूनिट नंबर 5 आखिरी यूनिट देख लेते हैं अपन। इसमें क्या क्या देखने वाले हैं अपन। इकोलॉजिकल इश्यूज देखेंगे, जो मतलब ये यूनिट किसके मतलब ये इमर्जिंग इश्यूज इन इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में है। तो इसमें क्या है, इकोलॉजिकल इश्यूज क्या क्या होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में, आउटसोर्सिंग क्या है, उसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, ये देखेंगे। देन सप्लाई चेन मैनेजमेंट के इश्यूज देखेंगे अपन। कोविड-19 का इम्पैक्ट जो वर्ल्ड पे इंटरनेशनल बिजनेस में कैसे पड़ा, उसका इम्पैक्ट देखेंगे। इंटरनेशनल बिजनेस में लेबर इश्यूज़ क्या है, टेक्नोलॉजी की वजह से, डिजिटाइजेशन के वजह से क्या क्या इश्यूज़ आए हैं, ये सब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है। तो अगर कंटेंट लाइक आता है आखिर में तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक करें। ठीक है, थैंक यू। चालू करते हैं। इकोलॉजिकल इश्यूज़ मतलब क्या है। जब भी इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं अपन, तो उसके करने के बाद हम इकोनॉमी और इन्वायरमेंट को कुछ नुकसान देते रहते हैं। और उन नुकसान को किस कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं अपन, तो वो देखेंगे किस किस प्रकार का अपन इन्वायरमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लॉस करते हैं। तो उसको देखेंगे हम, और उसको कैसे प्रिवेंट करते हैं वो भी देखेंगे। सबसे पहले क्या है, वेस्ट डिस्पोजल। मतलब अपन ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट क्रिएट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के, प्लास्टिक से, पोल्यूशन से। तो वो क्या करता है, रिवर में जाता है, अपने नाले से सी में मिलता है, वहाँ जाके कुछ बड़े बड़े जो फिशेस रहते हैं उनको भी इम्पैक्ट होता है, वहाँ पे जाके उनकी इकोनॉमिक साइकिल, लाइफ साइकिल जो है सी की, वो इम्पैक्ट हो जाती है उसके चक्कर में। तो उससे क्या होता है, टॉक्सिसिटी भी बढ़ जाती है, मतलब विष फैलने लगता है इसके चक्कर में। तो हमको ये इकोलॉजिकल वेस्ट डिस्पोजल है ना, उसको अच्छे से मैनेज करना चाहिए। देन हम बिजनेस के चक्कर में नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन करते हैं। कैसे करते हैं, तो एनर्जी में हम फॉसिल फ्यूल जो पेट्रोल डीजल लेते हैं, वो हम ज़मीन से निकालते हैं, वो उसका लिमिटेड सोर्सेस है भाई। उसको समझ नहीं रहे, उसका डिप्लीशन होते जा रहा है बार बार। तो उसके चक्कर में हम इन्वायरमेंट को भी डैमेज करते जा रहे हैं। देन क्लाइमेट चेंज, इंडस्ट्रियलाइजेशन के चक्कर में पोल्यूशन बढ़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स आ रहे हैं, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। एग्रीकल्चर लैंड, हम एग्रीकल्चर के लिए फॉरेस्ट ख़त्म कर रहे हैं, और फॉरेस्ट के लिए मतलब इन क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एग्रीकल्चर लैंड ख़त्म कर रहे हैं। मतलब ऐसा साइकिल चल रहा है। इसके वजह से क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के इशू बढ़ रहे हैं। अगर हम लैंड डिग्रेड करते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग का इशूज़ आता है, टेम्परेचर बढ़ता है, अपने को गर्मी ज़्यादा से ज़्यादा फैलती है, ठंडी ज़्यादा से ज़्यादा लगती है। तो ये इनबैलेंस होता है ना, अनबैलेंस जो भी क्लाइमेट में। तो उसके हम क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं अभी। तो इसको हम कम करना चाहिए। रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस जो भी हैं, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, तो उसको फॉलो नहीं करते हम, इसके चक्कर में भी ये इकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं। इससे क्या हो रहा है, वाटर स्कैर्सिटी भी बढ़ रहा है। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का यूज़ कर रहे हैं अपन, और उसको मतलब ट्रीट भी नहीं कर रहे, और ज़्यादा वैसे ही अपने समुद्र में छोड़ दे रहे हैं। उसकी वजह से वहाँ पे भी टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, वहाँ के भी एनिमल्स लाइफ की लाइफ खतरे में आ रही है, और हमको भी पानी नहीं मिल रहा है। नीति आयोग का एक रिपोर्ट कहता है, जो नीति आयोग गवर्नमेंट की एजेंसी है ना, 2030 तक 40% इंडियन वाटर लेस रहेंगे, ये कहता है। इतना मतलब सीरियस इशू है। तो ये देखना चाहिए, वाटर को हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहिए। और इसके चक्कर में क्या हो रहा है, जब भी पोल्यूशन होता है, मतलब वेस्ट डिस्पोजल सही से नहीं करते, रेगुलेटरी पॉलिसीज ठीक से अपन फॉलो नहीं करते, इसकी वजह से प्लांट्स, एनिमल्स, इनके लाइफ खतरे में आ रहे हैं। उनको भी कुछ राइट्स रहते हैं ना, एनिमल राइट, प्लांट राइट, सभी अभी हर अर्थ का टेका सभी ह्यूमन ने लेके नहीं रखा है। तो बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी के भी एलिमेंट्स है, जो अर्थ को बनाने में और उनको अच्छे से अर्थ बनाए रखे, इसलिए कंट्रीब्यूट करते हैं। उनका भी ख्याल रखना चाहिए भाई। क्या करना चाहिए हमको, ग्लोबल कंसेंसस क्रिएट करना चाहिए क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ग्रीन रिवोल्यूशन, जैसे अपने एग्रीकल्चर में आया था, जैसे यहाँ पे भी ग्रीन रिवोल्यूशन आया, ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना चाहिए अपने को। जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रेगुलेशंस है उसको फॉलो करना चाहिए। जो भी कार्बन हम फैला रहे हैं ना देश में, वर्ल्ड में, तो उसको कम करना चाहिए, कार्बन फुटप्रिंट। तो उसको रिसाइकलिंग के प्रोसेस से कम किया जा सकता है, वेस्ट डिस्पोजल से मैनेज किया जा सकता है, और अन्य प्रकार के कई कई नए टेक्नोलॉजी के मदद से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन उसका करने के लिए जिगरा होना चाहिए और विल पावर होनी चाहिए। देन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का है, जो स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। देन डिफॉरेस्टेशन जो करते हैं अपन, उसका फॉरेस्टेशन करना चाहिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसके चक्कर में इकोलॉजिकल जो इश्यूज हो रहे हैं ना, तो वो कम होते हैं। देन अपन देखते हैं आउटसोर्सिंग क्या है भाई। आउटसोर्सिंग मतलब कोई भी कंपनी बाहर की काम करती है, तो उसको क्या करना पड़ता है, सब काम एक से कर नहीं सकते, तो उसके लिए वो काम किसी और को, थर्ड पार्टी को देना पड़ता है। उसको ही हम आउटसोर्सिंग करते हैं। क्या है, द प्रैक्टिस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सर्टन बिजनेस फंक्शन टू द एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स रेदर देन हैंडलिंग देम इन हाउस। मतलब खुद करने से अच्छा किसी और को दो। इससे क्या फ़ायदा होता है अपने को,
कॉस्ट सेविंग होती है। मतलब अब मान लो यूएस कंपनी क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा उनका काम इंडिया में देती है। मतलब कॉल सेंटर का हो, कुछ भी इंश्योरेंस रिलेटेड हो, टेक्नोलॉजी हो, आईटी हो, इसमें क्या है, इंडिया में चीप लेबर मिलता है, स्किल लेबर मिलता है और सस्ते प्राइस में मिलता है। इसके चक्कर में वो वहाँ का सब काम इंडिया में ढकेल देते हैं। तो ये इससे कॉस्ट सेविंग होता है। कोर कॉम्पिटेंस मतलब उनका जो कोर एरिया है, मान लो अभी यूएस का है ना, टेक्नोलॉजी बनाना है, तो टेक्नोलॉजी में ज़्यादा फोकस करेंगे। जो साइड वाले हैं ना टेक्नोलॉजी को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो प्रोडक्ट सभी आउटसोर्स करेंगे। अपना खुद का जो है ना, उसको मतलब कोर कॉम्पिटेंस को बढ़ावा देते हैं और वही उसको बेहतर करने में लगते रहते हैं। एक्सेस टू स्पेशलाइज स्किल, इससे क्या होता है, आउटसोर्सिंग से अपने को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर स्किल मिलते हैं, अपने से भी ज़्यादा अच्छे किसी को। अभी मान लो अभी मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, मैं अच्छा ये एडिटिंग के लिए किसी थर्ड पार्टी एडिटर को दे सकता हूँ, मेरे से अच्छा एडिट करके देगा ना। इससे वो स्पेशलाइज स्किल मिलती है उसको, इससे इफिशियंसी बढ़ जाती है, तुम दूसरा काम कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो खुद का काम। देन फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है इससे, आप मतलब ऑपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा रन कर सकते हो, लार्ज स्केल पे रन कर सकते हो। इसके कुछ फ़ायदे हैं। देन इससे क्या होता है, सबसे पहले टाइम सेव हो जाता है आपको, मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, इफिशियंसी बढ़ जाती है, आप दूसरे काम में भी मन लगाते होता है ना, वो भी काम अच्छे से होता है, मतलब लार्ज स्केल पे काम होने में मदद करती है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, मतलब क्वालिटी कंसर्न, कुछ कुछ काम थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन काम ठीक से नहीं करते। देन लॉस ऑफ कंट्रोल है, मतलब इसके चक्कर में क्या होता है, आपने को कंट्रोल नहीं रहता है, उसको दे दिया है ना, आउटसोर्स कर दिया, अभी वही देखेगा, सब कंट्रोल उसको ही दे दिया हमने, तो उसमें जाके इंटरफेयर नहीं कर सकते भाई, ये भी उसका एक लॉस है। कम्युनिकेशन बैरियर है, जो थर्ड पार्टी जो काम करे अपने लिए, उनके अगर और अपने बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं रहा ना, तो वो भी मतलब इकोनॉमी को और उनके बिजनेस को क्या करते हैं, धोखा निर्माण करते हैं। देन सिक्योरिटी रिस्क भी है, ज़्यादा से ज़्यादा अपन टेक्नोलॉजी का एक्सेस देते हैं उनको, अपने अंदर की चीज़ें उनको पता चलती है, इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी भी लॉस हो जाती है। और टेक्नोलॉजी की जो मिस इन्फॉर्मेशन है, मतलब इन्फॉर्मेशन बाहर जाके ये मिस इन्फॉर्मेशन करके उसको मतलब मिसयूज़ कर सकती है, ये भी उसका एक ड्रॉबैक है। देन डिपेंडेंसी ऑन सर्विस प्रोवाइडर, मतलब तीसरे आदमी पे अपने को डिपेंड रहना पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा, अपन खुद नहीं कर सकते। अगर वो टाइम में किया तो अच्छा है, नहीं किया तो उसके ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता है। देन इसके निगेटिव इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयज़ भी है, उसके चक्कर में क्या होता है, मोरल उनका ख़राब होता है भाई, ये काम नहीं कर रहे हैं, अपने को ही करना पड़ रहा है सब, ऐसा मतलब है। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं और कुछ फ़ायदे भी हैं। देन देख लेते हैं इश्यूज इन ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या क्या इश्यूज़ है। सबसे पहले सप्लाई चेन डिसरप्शन, मतलब नेचुरल डिजास्टर आ गए, कुछ भी किसी प्रकार के अर्थक्वेक से, हरिकन से, इससे क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक भी इम्पैक्ट होता है। अगर मान लो पैंडेमिक आया, जैसे कोविड-19 आया था, बहुत वाइड स्प्रेड फैला था, इसकी वजह से सब इकोनॉमी, सब बिजनेसेस मतलब स्टॉप हो गए थे, कुछ कुछ बिजनेसेस ख़त्म ही हो गए, मतलब वापस वो उठ ही नहीं पाए कोविड-19 का। इसका मतलब ये इससे बहुत बड़ा डिसरप्शन हो गया था। देन इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इसमें भी क्या होता है, फ्लक्चुएशन आता है डिमांड में, सप्लाई में, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना, इसमें इम्बैलेंस आ जाता है, तो ये भी एक चक्कर है। देन स्टॉक्स आउट एंड ओवर स्टॉक, मतलब कुछ प्रोडक्ट रहते हैं ना, ऐसे इन्वेंट्री में पड़े रहते हैं, उसका कोई यूज़ नहीं करता, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। मान लो अभी शूज़ इंडस्ट्री है, जैसे पेंडेमिक आया, कोई बाहर जाने वाला नहीं, शूज़ सही से वैसे के वैसे स्टॉक में पड़े रहेंगे। और दूसरा है फूड सेंटर, मतलब सब ज़्यादा से ज़्यादा अभी बाहर नहीं जाना, फूड का सब स्टोरेज करके रखेंगे, ऐसा ओवर स्टॉक होता है, और क्या बोलते हैं उसको, स्टॉक आउट्स भी होता है। देन लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये भी कंजेशन डिले हो सकता है, शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाती है इससे, ये भी कुछ मतलब इसके इश्यूज़ हैं। सप्लाई रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रिलाई करना पड़ता है, डिपेंडेंस हो जाते हैं हम सप्लायर के ऊपर, और ये सब अफेक्ट करता है अपनी इंटायर सप्लाई चेन को। देन इथिकल कंसर्न है, मैनेजिंग इथिकल प्रैक्टिसेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अक्रॉस चेन, ये भी कुछ इश्यूज़ हैं। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन एंड साइबर सिक्योरिटी, ये भी है, मतलब डिजिटाइजेशन के चक्कर में नए आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, एआई आ रहा है, इसके वजह से सप्लाई सप्लाई चेन तो अच्छा होगा, लेकिन इसके साथ कुछ साइबर सिक्योरिटी भी थ्रेट होगी, उससे डेटा ब्रीच हो सकता है, अपना साइबर अटैक हो सकता है, आपकी इंफॉर्मेशन चुराई जा सकती है, ये भी कुछ इश्यूज है। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, कार्बन इमिशन और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को भी बढ़ावा देना चाहिए सप्लाई चेन के। अगर इन्वायरमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छे हैं तो उसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, स्टैंडर्ड्स उनको मेंटेन रखना चाहिए। देन ग्लोबल ट्रेड एंड टेरिफ अनसर्टेनिटीज़, मतलब पॉलिसी चेंज हो गई, गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो इंटरनेशनल पॉलिसीज़ भी चेंज हो सकते हैं, उसको भी सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आ सकती है, इश्यूज आ सकते हैं। देन कस्टम एंड कंप्लाइंसेस, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कस्टम के ऊपर रिलायंस रहना पड़ता है अपने को, वो जैसे कहते हैं वैसे अपने को नेविगेट करना पड़ता है, ये सब कुछ इश्यूज थे इसके। देन देखते हैं अपन लेबर इश्यूज़ क्या है इंटरनेशनल रिलेशन में और इंटरनेशनल बिजनेस में। ग्लोबल इश्यूज़ अबाउट द लेबर, लेबर में क्या रहता है,
एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस बहुत चलती है भाई। इसका मतलब फोर्स लेबर किया जाए, उसको कम मतलब फेयर ट्रीटमेंट न दिया जाए, उसको वेजेस कम दिया जाए, उसके ह्यूमन राइट्स को वायलेशन किया जाए, अनसेफ वर्किंग कंडीशन में काम करवाया जाए उससे। तो इससे भी कुछ ग्लोबल सप्लाई चेन लेबर प्रैक्टिसेस में इश्यूज होते हैं। क्रॉस कल्चरल लेबर मैनेजमेंट मतलब डाइवर्सिटी और इंक्लूजन में भी कुछ प्रॉब्लम है। मतलब आपने इथिकल और ये अपने जो इतनी प्रॉब्लम रहते हैं ना, कुछ बाहर के लेबर जाके काम करते हैं। मान लो अभी इंडिया के बहुत सारे लेबर इसमें जाते हैं अपने दुबई वगैरह इसमें, तो वहाँ पे उनको अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है ऐसा ही नहीं है ना। तो वहाँ पे जाके किस प्रकार से काम करवा रहे हैं वहाँ के लोग, उसमें भी ह्यूमन राइट का भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, इक्वेलिटी देनी चाहिए उनको। देन इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड जो भी है आईएलओ के, आईएलओ एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंडर्ड सेट करता है, उनको फॉलो करना चाहिए। चाइल्ड लेबर और फोर्स लेबर को बैन करना चाहिए, उनको मतलब एंट्री नहीं देनी चाहिए। वीज़ा और इमिग्रेशन इश्यूज़ है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बाहर ये लोग पैसा कमाने के लिए जाते हैं, फिर उधर चक्कर में फंस जाते हैं किसी के, मतलब क्या इमिग्रेशन का इशू होता है, मतलब फेक तरीके से जाने की कोशिश करते हैं। अभी फ़िलहाल एक डंकी मूवी आया उसमें वही बताया गया है सब। वो कल्चरल अडेप्टेशन भी करना चाहिए वर्कफोर्स के रिगार्डिंग, मतलब उनकी सेंसिटिविटी एम्प्लॉयज़ की तरफ, उनके रिलेशन कल्चर के हिसाब से उनको ट्रीट करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए। देन लेबर यूनियन और कलेक्टिव बार्गेनिंग, इनका भी क्या है रहता है, एक एक्टिविज्म रहता है रूल्स एंड रेगुलेशन देने के लिए। उनको भी एक क्या बोलते हैं, फ्रीडम देना चाहिए उनके डिमांड्स अपने सामने एक्सप्रेस करने के लिए। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग निगोशिएशंस होना चाहिए दोनों में, मतलब कोई इश्यूज़ है तो कलेक्टिवली अपन दोनों एक टेबल पे बैठ के सॉल्व करना चाहिए। ये कुछ इश्यूज़ है इनके लेबर यूनियन के। देन टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा ये आ रहा है, तो जॉब जा रहे हैं, इसके वजह से भी टेक्नोलॉजी लेबर इश्यूज़ आ रहे हैं, मतलब जॉब जा रहे हैं उनके, तो उनका स्किल नहीं है उनके पास, तो जाके वो अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं। इसको भी एक सोल्यूशन निकालना चाहिए अपने को, ये भी इश्यूज है। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR के मदद से क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपन इथिकल प्रैक्टिसेस इंटीग्रेट करनी चाहिए अपने बिजनेस में, और अच्छा बिजनेस सस्टेनेबल बनाने में कोशिश करनी चाहिए। तो ये थे कुछ लेबर इश्यूज़। अभी जान लेते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे आ रही है तो उसके इश्यूज़ क्या है। तो सबसे पहले क्रॉस बॉर्डर रेगुलेटरी कंप्लायंस, मतलब अभी डिजिटाइजेशन कैसा है, पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को इंटरकनेक्टेड है, तो इसमें अलग अलग देश के अलग अलग रूल्स है, उसको कंप्लाई करना मतलब बहुत दिक्कत की और कॉम्प्लेक्स चीज़ हो जाती है। तो इससे क्या, डेटा प्रोटेक्शन लॉ होना चाहिए ग्लोबल, जैसे यूरोपियन यूनियन ने बताया ना अभी GDPR कुछ तो बनाया उन्होंने, तो वैसे ग्लोबल रूल्स बनाने चाहिए, सभी टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स को एक्सेप्ट करना चाहिए। देन ग्लोबल टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए एडवांस्ड, उससे क्या होता है, डिजिटल डिवाइड, जो भी गरीब और अमीर में जो डिजिटल कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है ना, वो कम हो जाता है। वो गरीब भी एक्सेस कर सकता है, अमीर भी एक्सेस कर सकता है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए। जो भी क्या बोलते हैं उसको, एक ही मिनट है यहाँ पे क्रैश हो गया। जो भी मतलब आपने आप मान लो नॉर्थ ईस्ट में इंडिया और अपने नॉर्थ ईस्ट इंडिया और अपना मेन स्ट्रीप इंडिया जो भी है, उनके ऊपर कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है भाई। वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं, नेटवर्क नहीं, ये कुछ दिक्कतें हैं उनको क्या बोलते हैं, सॉल्व करने की अपने को ज़रूरत है। ठीक है। देन अपना क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया। क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स, मतलब अभी एक देश में ई कॉमर्स है, अमेजोन मान लो US में है, और इंडिया इंडिया में भी है, तो इंडिया में उनका सेटअप है, बना हुआ है। लेकिन ऐसी कुछ वेबसाइट्स है जो मतलब उस देश से अपने देश में बेचते हैं, लेकिन उसका पेमेंट का इश्यूज रहता है, जो पेमेंट इश्यूज, डिलीवरी चैलेंजेस जो है उसको, ये इश्यूज आते हैं डिजिटाइजेशन में, उसको कम करना चाहिए, डाइवर्स डिजिटल पेमेंट करना चाहिए। देन टैलेंट 10 स्किल गैप जो भी है, डिजिटल स्किल शॉर्टेज, उसको एड्रेस करके मतलब स्किल्ड बनाना चाहिए, स्किल्ड फोर्स लाना चाहिए। क्रॉस कल्चरल डिजिटल लिटरेसी, मतलब लिटरेसी अपने को इसमें ग्लोबली प्रमोट करना चाहिए। देन साइबर सिक्योरिटी के जो भी थ्रेड्स है, मतलब उसको कम करना चाहिए। डेटा लोकलाइजेशन लॉज लाना चाहिए अपने को, डेटा लोकली स्टोर किया जाए, उसका मिसयूज़ ना किया जाए। ये भी कुछ इश्यूज़ है डेटा लोकलाइजेशन के, प्राइवेसी के। तो ये सब SEO विजिबिलिटी कंटेंट, उसको स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट से कैसे मॉनिटर किया जाए, ऑप्टिमाइज़ किया जाए, इसके कुछ इश्यूज़ है, उसको हमको सॉल्व करने की ज़रूरत है। ठीक है। देन अभी कोविड-19 का इम्पैक्ट देख लेते हैं अपन, लास्ट वाला पॉइंट है ये। कोविड-19 का कैसे इम्पैक्ट हुआ वर्ल्ड पे, मतलब इससे क्या हो गया, डिसरप्शन हो गया ग्लोबल सप्लाई चेन में, मतलब लॉकडाउन हो गया था, सब बंद पड़ गया, तो इंटरप्शन हो गया, सब बंद पड़ गया, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा था, ये मैन्युफैक्चरिंग डिले हो गया, मतलब कुछ कंपनी ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर पा रहे थे, रॉ मटेरियल यहाँ से वहाँ ले जा नहीं सकते थे, इसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाए, उसके वजह से ये
सप्लाई चेन का इशू क्रिएट हो गया, इकोनॉमिक डाउनटर्न, रिसेशन ट्रेंड, मतलब लोग घर में बैठे थे तो क्या करे भाई, कुछ लेना ही नहीं, तो इसके चक्कर में इकोनॉमी का क्या बोलते हैं, रिसेशन आ गया, तो मतलब लोग खरीद नहीं रहे थे कुछ भी, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेंट्री स्टॉक में पड़ी रही थी। तो ये सब कुछ ये थे करेंसी वोलेटिलिटी, मतलब बाहर के इन्वेस्टर थे ना वो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब चलो चलो अभी पेंडेमिक हो गया, अपना अपना पैसा लेके अपने देश में जाते, इससे मतलब वोलेटिलिटी बहुत बढ़ गई थी, मतलब कैपिटल आउटफ्लो होना जा रहा, मतलब डर गए थे ना सब इसके वजह से। देन रिमोट वर्कर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेलरेटेड, इससे क्या हो गया, एक अच्छी चीज़ हो गई कि डिजिटाइजेशन बढ़ गया इसके चक्कर में, आपने कोविड 19 की वजह से सब घर में बैठ के काम कर रहे थे, आईटी सेक्टर का ये हो गया, ई कॉमर्स का बढ़ावा आ गया, सब घर में बैठ के सब ऑर्डर कर रहे थे, इसके वजह से ई कॉमर्स को बहुत बढ़ावा मिला। देन नेक्स्ट क्या है, लिमिटेड बिजनेस ट्रैवल, मतलब ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, इससे टूरिज्म इम्पैक्ट हो गया है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म पे जो लोग डिपेंड थे उनकी सब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ खत्म हो गई। देन गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन किए, रिस्ट्रिक्शन डाले, तुम यहाँ पे नहीं आ सकते, मतलब बहुत ही रेस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट बना, इसकी वजह से बहुत इकोनॉमी को लॉस हो गया है। देन एक्सपोर्ट इंपोर्ट चैलेंजेस थे, मतलब लोग खरीद नहीं रहे थे तो एक्सपोर्ट भी इंपोर्ट भी कम हो गया, जो इसेंशियल्स गुड्स थे ना वही चल रहे थे सब, जो नॉन इसेंशियल गुड्स थे ना वो नहीं चल रहे थे। देन इससे एक अच्छा क्या हो गया, सभी पार्टिसिपेंट्स और सभी गवर्नमेंट, सभी एम्प्लॉयज़, सभी कंपनीज और सभी इंडस्ट्री ने, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन वालों ने एक अच्छा एक सबक सीख लिया, इससे क्या हो गया, वो रिजिलियंस पे काम करने पड़े, मतलब अच्छे से अच्छा सप्लाई चेन कैसे बना रहे, कैसी भी कंडीशन आ गई बाद में तो उससे कैसे निपटा जाए, तो इन्होंने ऐसे अच्छे से काम किया और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ देयर रिसोर्सेज किया, मतलब इस प्रकार से ये कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट थे, कुछ निगेटिव इम्पैक्ट थे। ठीक है, आप ये लेक्चर जो मैंने यहाँ पे ख़त्म होता है 5वां यूनिट, जो अभी हमने लेक्चर बनाए थे बहुत फास्ट फास्ट में बनाए गए थे, और हिंदी को मेरी समझ लेना भाई, मैं हिंदी अभी सीख रहा हूँ, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो समझ लेना भाई, कुछ माफ़ कर देना। अगले सेशन में जब हम मिलेंगे ना नेक्स्ट सेमेस्टर के, तो अच्छे से इम्प्रूवमेंट के साथ आऊँगा मैं, ये आपको मैं गारंटी देता हूँ। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अब हम यहाँ पे रुकते हैं, और आपको बेस्ट ऑफ लक, सब अच्छे से पेपर दो, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेमेस्टर में। और ऐसे ही फाइनेंशियल कंटेंट और अदर कंटेंट हम इस चैनल पे लाते रहते हैं, उसको देखते रहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, हम एजुकेशनल प्लस अदर फाइनेंशियल कंटेंट भी डालते हैं अपने चैनल पे। ठीक है, उसको देखते रहिए, बस आपका शुक्रिया, आपने मेरे को इतना टाइम तक झेला इसके लिए भी, तो थैंक यू गाइज, थैंक यू, थैंक यू।